हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 22 जिसका नाम है अन्य पिछड़ी जातियाँ। तो इसको आपको पता होगा, हम ओबीसी कहते हैं। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी। इसी को हम शूद्र भी कहते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए, आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो। ठीक है, और अब आगे चलते हैं और यहाँ पे शुरू होगा आपका चैप्टर अन्य पिछड़ी जातियों में आंतरिक भेद। कह रहा है कि ओबीसी के अंदर भी कई जातियां आपको देखने को मिलती है, जैसे कि ब्राह्मणों के अंदर होती है, क्षेत्रीय और वैश्यों के अंदर होती है। वैसे ही शूद्रों के अंदर भी जातियां देखने को मिलती है ओबीसी के अंदर। उसमें बहुत सारी के लोग होते हैं। इसके अलावा एससी और जो एसटी होते हैं, इनमें भी आपको कास्ट देखने को मिलती है। इनके अंदर भी कास्ट होती है, राइट। यही तो दिक्कत है ना इंडिया में, कास्ट के अंदर कास्ट है। छोटी बड़ी जो है, शूद्र और अशुद्र, शुद्ध और अशुद्ध कह के पुकारना उन कास्ट को, ये हमारे देश में कॉमन देखा जा रहा है। उसके अलावा कह रहे हैं कि विविध सामाजिक आर्थिक समुदाय इसमें शामिल होते हैं, यानी कि उनकी आर्थिक रूप से स्थिति सही होती है, किसी किसी की, कोई कोई सामाजिक रूप से कमज़ोर होता है और आर्थिक रूप से भी। उसके अलावा इस श्रेणी की जातियाँ स्तरीकरण व्यवस्था में अलग अलग स्थिति रखती है। आर्थिक दृष्टि से भी वह विषम पाई जाती है। इनमें से कुछ चुनिंदा जातियाँ भी भूस्वामी हैं। इन तबकों में भूमि वितरण चुनिंदा जातियों के पक्ष में ज़्यादा है, जिसके चलते इनमें अधिकांश जातियों के लोग गरीब और वंचित होते हैं। यानी कि ज़्यादातर लोग जो है ओबीसी के अंदर वो गरीब है, वंचित है। और कुछ जातियाँ ऐसी होती है जो कि अच्छी पोजीशन पे है, सामाजिक रूप से भी आर्थिक रूप से। जैसे कि आप यादव को देखते हो ना, जो यादव है वो इसी के अंदर आते हैं, ओबीसी के अंदर। आपको पता होगा अगर आप में से कोई यादव है तो ये लोग ओबीसी में आते हैं, तो इनकी स्थिति अच्छी है, ठीक है, और लोगों से। और जो इनकी ओबीसी के अंदर और भी लोग जो आते हैं, उनसे इनकी जो कंडीशन है वो ठीक है, आर्थिक रूप से मजबूत है, सामाजिक रूप से भी ये मजबूत है। ठीक है, मजबूत है, क्या करना पड़ता है खुद को मजबूत, राइट। उसके अलावा बटाईदारी करने, खेतीहर मजदूर बने रहने, पारंपरिक प्रकारवाद सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि और कोई काम इनके पास नहीं होता है और कोई नॉलेज इनके पास नहीं हो पाती है, इसी वजह से। उसके बाद DL सेट के अनुसार इस श्रेणी में ऐसे वंचित समूह भी शामिल है जिनकी दशा कभी कभी अनुसूचित जातियों से भी बदतर दिखाई देती है। इनमें ऊपरी स्तर भूखर कृषि का है और उनकी नीची भूमिहीन बटाईदार, किसान, कारीगर, सेवादार। तो ये मतलब आपको लेवल्स बता रहा है, ठीक है। लेवल जो होते हैं वो सबके अलग अलग हैं। यहाँ पे भी एक ही कास्ट के अंदर अन्य पिछड़े जो जातियाँ हैं, इनके अंदर भी आपको बहुत से कास्ट देखने को मिलेगी। राज्यवार वितरण, तो ये हमारी जो इंडिया है वहाँ पे इनकी जो पोजीशन है उसको बता रहा है, ठीक है। इनकी संख्या बताता है ये, आंध्र प्रदेश में कितनी है, आसाम में, बिहार में। तो ये आप देख लेना। हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना चैप्टर, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि जो ओबीसी है, अन्य पिछड़े वर्ग है, वो कौन है। शूद्र में आते हैं वो, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछे कोई तो अब बता सकते हो और एग्ज़ाम में भी आप लिख सकते हो। उसके बाद इनकी जो कंडीशन है मैंने आपको बता दी कि ऐसी है। इनमें भी लेवल्स बटे हुए हैं और वो सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा या दूसरा टॉपिक जो है आपका इम्पॉर्टेंट, वो है संस्कृतिकरण और सामाजिक गतिशीलता के ऊपर, कि बदलाव जो है आते हैं हर चीज़ में। क्या होता है इसके अंदर की गतिशीलता के अंदर, क्या होता है कि जो छोटी जातियाँ होती है ना, जैसे कि ओबीसी को ही देख लो। ओबीसी में जो कि छोटी जातियाँ हैं, ठीक है, वो ही ओबीसी के अंदर जो बड़ी जातियाँ हैं उनको देख के कुछ लर्न करती है, सीखती है, उनके जैसा बनने की कोशिश करती है। उसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, यानी कि अपनी जो एक दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है, उसको बदलना, इसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर और कुछ नहीं है कि जो बदलाव आ रहे हैं, हम उनकी जो रीति रिवाज है, खाने का तरीका है, रहन सहन का तरीका है, उसको जो अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी को हम यहाँ पे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। जैसे कि हमने अभी, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो एक लाइफ स्टाइल है उसको अपनाया है, ठीक है। यूरोप में जैसे लोग रहते हैं कोट पैंट पहन के, टी शर्ट डाल के, और बेड पे सोना, और टेबल या मेज जो होती है उस पर खाना खाना,
ये सब उन्हीं की संस्कृति है, वहीं से हमने अडॉप्ट किया है। और जो हाँ, जो आप चूल्हे को छोड़ के जो आप गैस चूल्हे पे आप खाना बनाते हो, ये वहीं की देन है। हमारा जो कल्चर है वो चूल्हे पे रोटी बनाना है, और कपड़ा पहनने का जो तरीका है वो भी हमारा धोती कुर्ता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए साड़ी और सूट, ठीक है, ये सब है। तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अलग अलग है हमारा। उसके अलावा पिछड़े वर्ग के आंदोलन यहाँ पे आप पढ़ोगे कि कैसे उनका राजनीतिक और आर्थिक उदय हुआ, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आंदोलन हुए, कौन कौन से आंदोलन हुए, क्या कारण थे उनके पीछे, और किन लोगों ने आंदोलन किए, ठीक है। तो सबसे पहला आपको मिलेगा सर्वप्रथम जो हमारे ज्योतिबा फूले हैं, वो भी एक ओबीसी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप ओबीसी हो तो, कोई भी हो, देशवासी हो, आपको पता होना चाहिए कि ज्योतिबा फूले हैं वो सबसे पहले आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए बहुजन समाज की स्थापना की, जहां चंद ब्राह्मण राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर हावी थे। यानी कि कुछ ब्राह्मण लोग, मुट्ठी भर ब्राह्मण लोग जो हैं, इतने सारे लोगों पे हावी थे। ओबीसी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। एससी एसटी और ओबीसी, इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और आप लोग इस देश के मूल निवासी हो, ठीक है। और जो इसके अलावा जो आते हैं ना, वो लोग देश के मूल निवासी नहीं हैं, बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फूले खुद शूद्र थे, मैंने आपको बता दिया, और उन्होंने औपनिवेशिक शासन में ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी। औपनिवेशिक शासन यानी कि ब्रिटिशर्स जो जब आए थे हमारे देश में, उस समय इन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध उनके आंदोलन ने सत्य, विवेक, समानता पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। और ब्राह्मण या अब्राह्मण जो भी कह लो आप, इसका मतलब होता है जो कि ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। अब्राह्मण जो लोग होते हैं वो ब्राह्मण नहीं होते हैं, तो उनके लिए जो है इन्होंने आंदोलन किया। कंडीशन इनको पता थी, खुद उसी कैटेगरी के थे, ओबीसी, है ना। और सिर्फ ओबीसीओ के लिए नहीं, सभी के लिए, जितने भी महिलाएं थी और एससी एसटी समुदाय थे, सबके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। देखो, एक आवाज़ उठाने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति समझ गया है, जागरूक है, तो उसको पता होगा कि मेरी कंडीशन ऐसी है, तो जो एससी एसटी समुदाय हैं और जो महिलाएं हैं उनकी कंडीशन तो उनसे ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि ये जो समुदाय है ना ओबीसी, इनको अशुद्ध नहीं मानते थे उस समय, लेकिन इनकी कंडीशन ख़राब थी, आर्थिक रूप से देख लो, तो इसी वजह से ये नीचे थे पायदान में, ठीक है। उसके अलावा वैसे नहीं था इनका कोई भेदभाव हो रहा है या इनको अशुद्ध बोल रहे हैं, मंदिरों में प्रवेश नहीं मिल रहा है। हाँ, इनको परमिशन थी, ये कर सकते थे वो सब काम। आत्मसम्मान आंदोलन कह रहा है कि ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए ये पहला आंदोलन आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, आत्मसम्मान का आंदोलन। तो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था उसको तोड़ने के लिए दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में अन्य पिछड़े जातियों के जो लोग थे, अछूतों ने भी इसका जो है साथ दिया। यानी कि ओबीसी तो थे ही थे, साथ में एससी जो लोग थे, एसटी लोग थे, इन लोगों ने भी समर्थन किया पूरा, ठीक है, इस आंदोलन का। शेषावस्था में इस आंदोलन में समाज सुधार की प्रवृत्ति थी, यानी कि हमारा जो इनका जो मेन फोकस था वो था समाज को सुधारना, ठीक है, इक्वालिटी पैदा करना, ये छुआछूत है इसको ख़त्म करना। उसके बाद जो ब्राह्मणों के अनुष्ठानिक वर्चस्व और सांस्कृतिक महत्व को चुनौती दे रही थी, लेकिन शीघ्र ही आंदोलन जातिगत राजनीति के दलदल में फंस गया। यानी कि ये जातिगत राजनीति में फंस गया, जातिगत हो गया ये, ठीक है। अलग अलग जातियाँ थी इसके अंदर, आपको पता है ओबीसी में, एससी एसटी में अलग जातियाँ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनमें ना दरारें पैदा हो जाती है। जब कुछ अपनी डिमांड करते हैं ये, तो पहले तो एक होते हैं शुरू में, लेकिन फिर बाद में अपनी अलग अलग डिमांड रखने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जो आंदोलन होते हैं ना वो विफल हो जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़े जो कारण है ना आंदोलन ख़त्म होने के या बंद होने के या असफल होने के, वो यही है। कर्नाटक का एक आंदोलन आपको देखने को मिलता है प्रजामित्र मंडल करके, ठीक है। ये क्या है, कर्नाटक में दबंग भूदर जातियों के संगठन ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए प्रजामित्र मॉडल का जो है गठन किया। इस मॉडल से जो शक्तियाँ उभरी, उसने दबाव के फलस्वरूप लोक सेवाओं में गैर ब्राह्मण लोगों को प्राप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए कदम उठाए। तो जो ब्राह्मण नहीं थे, यानी कि जो एससी एसटी ओबीसी है, इन लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व देने की बात की गई कि इनको भी जॉब्स दी जाए इसके अंदर, लेकिन वही बात, विफल हो गया ये भी, ठीक है, ये टूट गया, ये कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि सेम वही राजनीतिक अंदर जो है दरारें पड़ गई, नहीं हो पाया।
फिर उसके बाद इसने इसका जो एक स्थान था, ये जो मॉडल पहले अपनाया था, फिर इसको ये बदल के ये नया नाम आ गया इसका, प्रजा मित्र, प्रजा पक्ष जो है ये नाम रख दिया गया इसका, जिससे मध्यवर्गीय जातियों और खासकर वो काली आओ और लिंगायतों की स्थिति को मजबूत हुई। तो कुछ जातियों को जो है ठीक हो गया और बाकी सब जो थे वो इससे हट गए। संगठन नहीं बना पाए, सफल होने की तैयारी में था, ये होने वाला था पर नहीं हो पाया। ठीक है। आंध्र और केरल के आंदोलन, देखो जो निम्न जाति के लोग होते हैं ना, उनमें दिक्कत यही होती है, एकता नहीं होती। ठीक है। अब कहीं भी देख लो, एससी में देख लो, एसटी में देख लो, ओबीसी में देख लो, एकता नहीं है। इसी वजह से ये जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, हम लोगों पे या देश में जो लोग मूल निवासी हैं उस पर कब्जा करके बैठे होते हैं। ठीक है। अभी मैं रिसेंटली बात कर रहा हूँ अपने यहाँ के जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन लोगों की। ये लोग जो है ना, ये स्वर्ण जाति से एक तरीके से आप मान लो इनको, तो ये हमारे ऊपर राज करने के लिए आते हैं। हम सिर्फ एक कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए, वोट देने के लिए। तो आप जो है ध्यान से वोट दिया करो, सोच समझ के, जो आपकी प्रगति के बारे में सोचे, आपकी पढ़ाई के बारे में सोचे, आपको अच्छी सुविधा देने के बारे में सोचे, उसको वोट दिया करें। आंध्र प्रदेश और केरल के आंदोलन, कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में भी ब्राह्मणों का विरोध हुआ। पारंपरिक और उभरते सामाजिक स्तरीकरण में अभिजात वर्ग के रूप में ब्राह्मणों को जो स्थान मिल रहा था, उसके कारण कई जातियाँ के लोग अवसर के ढांचे से दूर हाशिए पर चले गए। यानी कि देखो, एक जाति को तो बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, उसको मतलब बहुत अच्छा उसका व्यवस्था हो गई है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, लेकिन और जो जातियाँ हैं उसकी वजह से पिछड़ जाती हैं, इसीलिए वो आंदोलन करते हैं। इन लोगों ने जो है कांग्रेस का भी विरोध किया, जो कांग्रेस की नीति थी ना एक स्वराज यानी कि होम रूल की, इसका भी विरोध किया। किसने? ओबीसी ने। जो आंदोलन था, इस वाले आंदोलन ने, आंध्र प्रदेश का जो और जो केरल का आंदोलन था, इसने, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो होम रूल है या जो स्वराज है, इसका मतलब सेम हो जाएगा जैसे कि पहले जो स्वर्ण जाति के लोग हैं हम पे राज करते हैं, है ना, उन्हीं की चलती है। वैसे ही अगर हमारा दोबारा ऐसे ही होम रूल चल जाएगा तो हम लोग कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है। कभी इस जाति व्यवस्था से दूर नहीं भाग पाएंगे। एक शक तो रहता ही ना, जो बंदा चोट खाया हुआ होता है वो देख के चलता है फिर नीचे। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ी जातियाँ जो है, उन्होंने भी, उत्तर प्रदेश की भी एक कहानी है अपनी। कह रहा है कि उत्तर भारत में मध्यवर्गीय जातियाँ ओबीसी उतने दबंग तरीके से नहीं उभर पाए। उदाहरण के लिए यादव जो है महासभा के वार्षिक अधिवेशन में ऊंची जातियों के विरोध में बोला ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि एक ही जाति के लोग बोल रहे हैं बस। जैसे कि ओबीसी में सिर्फ यादव ही हैं जो कि आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सभी लोग चुप बैठे हुए हैं। बिहार में अन्य पिछड़े जाति, वही बिहार में भी आपको अच्छी खासी जनसंख्या में जो है ओबीसी देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये वही बता रहा है आपको, तो ये अलग अलग आपको बताएगा ये। ठीक है। आप इसको जो है पढ़ लेना एक ही बार काफ़ी है, आपको ये बस पता चल जाए कि कहाँ पे कौन कौन सा आंदोलन हुए। ठीक है। मतलब किस किस ने किए, किस किस क्षेत्र में हुए। शिक्षा और मूल्य के बारे में देखो, अगर किसी को एजुकेशन मिलती है ना तो जागरूकता बढ़ती है। ठीक है। एजुकेशन मिलने से जागरूकता बढ़ती है। और अगर कोई रिसोर्सेज यानी कि जो संसाधन की अगर बात करते हैं, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो आप उस पर जो है कार्रवाई कर पाते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। अगर आप एजुकेशन आपके पास नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा देश में, तो इससे ना दिक्कतें होती हैं। एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है सबके लिए। ठीक है। इसी के साथ चैप्टर हो जाता है ख़त्म। ये टॉपिक छोटा सा रह गया है एक, ये आप पढ़ लेना। ठीक है। ये वाला टॉपिक जाति वर्ग सत्ताधिकार इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे। बाकी जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो आप समझते हुए इसको एक बार और पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।